नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म रूट पर। मैं हूं दिनेश साहू और हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमारी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आप किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्जाम के फाउंडेशन के लिए बेस के लिए ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है या फिर बेनिफिशियल है। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज के अंतर्गत हम पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार को स्टडी कर रहे थे। इंडिया का भौतिक भूगोल या फिर फिजिकल ज्योग्राफी को हम स्टडी कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम आज जो हमारा लेक्चर रहेगा वो वेस्टर्न घाट या फिर पश्चिमी घाट से संबंधित होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा इसके पहले हम क्या पढ़ रहे थे, तो ये प्रायद्वीपीय पठार को हम स्टडी कर रहे थे। ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, है ना। और इसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण माउंटेन जो यहाँ पर हैं, जो महत्वपूर्ण पठार प्लेट्यूज हैं, उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसके पहले हमने भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना, सामान्य परिचय जो कि पहला टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। 5 से 6 लेक्चर में हमने इसको कंप्लीट किया है। आपको सारे लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, सारे लेक्चर आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट हमने फिजिकल डिवीजन, है ना, फिजिकल डिवीजन स्टार्ट किया था या फिर भारत का भौगोलिक विभाजन स्टार्ट किया था और 6 भागों में हमने भारत के फिजिकल डिवीजन को यहाँ पर डिस्कस किया था। जिसमें से पहला वाला जो फिजिकल डिवीजन था उसमें हमने क्या पढ़ा था, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, जिसमें हमने कंप्लीट हिमालय को स्टडी किया था। ठीक है, हिमालय को स्टडी किया था। सेकंड फिजिकल डिवीजन, है ना, पहले में हमने यहाँ पर हिमालय को स्टडी किया था। इसके अलावा सेकंड जो हमारा फिजिकल डिवीजन था वो किससे रिलेटेड था, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं द ग्रेट नदर्न प्लेन या फिर उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, तो जो यहाँ पर प्लेन है, मैदान है, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, तो इनके द्वारा ही जो यहाँ पर मैदान बनाए गए हैं शिवालिक के दक्षिण में, इसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, तो इसको हमने डिस्कस किया था। और तीसरा फिजिकल डिवीजन जो है ये था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि हमारे पूरे भारत की सबसे पुराना भूआकृतिक प्रदेश है। ये जो हम फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इतनी चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था अरावली रेंज है एक, है ना, यहाँ पर अरावली रेंज को हमने डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था एक मालवा प्लेट्यू। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूआकृतिक प्रदेश। यहाँ पर दक्षिणी मध्य प्रदेश में यहाँ पर हमने एक रेंज डिस्कस की थी, सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यहाँ पर हमने एक विंध्यन रेंज को डिस्कस किया था इस प्रकार से। यहाँ पर हमने एक बुंदेलखंड का पठार देखा था। यहाँ पर हमने एक छोटा नागपुर का पठार डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ हमने मेघालय के पठार को डिस्कस किया था। इस वाले पार्ट को हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हमने बोला था मालदा गैप, है ना, इसको क्या बोला था हमने, मालदा गैप। क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमने ये दक्कन का पठार पढ़ा था। यहाँ पर हमने दंडकारण्य और बस्तर का पठार डिस्कस किया था। दक्कन के पठार के अंतर्गत हमने महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, आंध्रा का पठार, इतनी चीजें हम प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पर कोई रिवाइज नहीं करेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत ही डिटेल में हमने एक एक चीज डिस्कस की है, तो वो आप देख सकते हैं ना। प्रीवियस लेक्चर यदि आप देखेंगे तो आगे के लेक्चर आपको ज्यादा अच्छे से यहाँ पर समझ में आएंगे। ठीक है, इतनी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है प्रायद्वीपीय पठार के ही अंतर्गत, ये देखिए ये प्रायद्वीपीय पठार है हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा है। तो इसके ही दोनों किनारों पर, इसके पश्चिम किनारों पर यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। ठीक है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अब ये क्या है, एक प्रकार से पर्वत, आप अभी समझ लीजिए कि ये प्रायद्वीपीय पठार के दोनों किनारों पर क्या है, पर्वत हैं। इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। और आज के लेक्चर में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को। एक एक चीज हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नीलगिरी आपको देखने को मिलेगा, कालसूबाई देखने को मिलेगा, बाबा बूदन की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, कुंदरे मुखान इसी रीजन में हमें देखने को मिलेगी, जो कि लोहे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, अन्नामलाई,
अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, ये सब जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये किसी भी एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये सब हमें वेस्टर्न घाट के अंतर्गत ही पढ़ना है। नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये सब हम आज के लेक्चर में ही पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं, इंडिविजुअल फाउंडेशन कोर्सेज मिल जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जैसे कि जीएस पढ़ना चाहते हैं तो कंबाइंड आपको एक जीएस का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जिसका नाम आरंभ है। एसएससी का फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो एसएससी का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। सिर्फ आप इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो इंडिविजुअल भी आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, तो यहाँ पर आपको मेरे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों बैचेस मिल जाते हैं। तो ज्योग्राफी भी आप पढ़ सकते हैं हमारी रूट एप्लीकेशन पर। ठीक है, चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें आज के लेक्चर में यहाँ पर पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मैप बना लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, अब पूरा इंडिया का मैप बनाने की आवश्यकता यहाँ पर है नहीं है। ठीक है, सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार के से काम चल जाएगा। ठीक है, अब खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज वाले बच्चे हैं, पीसीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर हम जो आज डिस्कस करेंगे मैपिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो ऐसे आपको मैपिंग करते आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वेस्टर्न घाट की सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर एक नदी हमने डिस्कस की थी, ताप्ती। कौन सी नदी? ताप्ती। ठीक है, तो ये ताप्ती नदी का मुहाना ये क्या है? खंबात की खाड़ी है। खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, ये वाला जो रीजन है इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। तो ताप्ती नदी के मुहाने से मतलब ताप्ती नदी जहां पर गिरती है वहां से यहाँ पर कन्याकुमारी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कन्याकुमारी। ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक आपको इस वेस्टर्न घाट का विस्तार देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ये विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको ही हम बोलते हैं पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट। इसको मैं हटा देता हूँ, खंबात की खाड़ी वाला पार्ट जो लिखा था। ठीक है, ताकि जगह बची रहे हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना कि जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसका जो विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। इसका एक अन्य नाम भी है। क्या नाम है इसका? तो वो भी जरा आप देख लीजिए। इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, है ना। इसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट भी बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। कई लोग इसका जो नदर्न पार्ट है उसको सह्याद्री बोलते हैं। तो उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों नाम इसके याद रखना है, सह्याद्री पूछ ले या फिर पश्चिमी घाट पूछ ले, एक ही बात है। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है तो ये बात भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए हमने डिस्कस किया था हिमालय में, हिमालय की लेंथ कितनी थी बच्चों? हिमालय की लेंथ, हिमालय जो हमने पढ़ा था, ठीक है, ग्रेटर हिमालय, इसकी लेंथ मैंने आपको बताई थी लगभग 2400 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 2400 किलोमीटर की लेंथ में हिमालय फैला हुआ है। जबकि जो ये वेस्टर्न घाट आप देख रहे हैं इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी है? तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की लंबाई में ये वेस्टर्न घाट फैला हुआ है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, है ना, इसका कोई महत्व है। क्योंकि मैंने हिमालय बताया फिर ये बताया, तो भारत की सबसे लंबी जो रेंज है वो तो हिमालय है, आपको पता है, सबसे ऊंची रेंज भी हिमालय है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हैं एक दो बार एग्जाम में कि भारत की दूसरी सबसे लंबी रेंज कौन सी है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? तो जो वेस्टर्न घाट पर्वत है इसकी ही लेंथ सबसे ज्यादा है, हिमालय के बाद 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी लेंथ याद रख लेना। ठीक है, यहां पर मैं लिख रहा हूं इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आपको याद रखना। क्लियर है? कहां से कहां तक? ताप्ती से लेकर, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब आखिर ये है क्या? ठीक है, ये कोई पर्वत है क्या है? तो इसको जरा समझ लीजिए, यहाँ पर भी बच्चों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो एक प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था,
हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है कुछ इस प्रकार का था, है ना, कुछ इस प्रकार का हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार था। ठीक है, यहाँ पर ये अरावली पार्ट हो गया, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियां, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां। ठीक है, तो इसके जो ये 3 किनारे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पठार के जो 3 किनारे, एक यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3, ये 3 किनारे हो गए हमारे प्रायद्वीपीय पठार के। ये हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ये हो गया ईस्टर्न घाट, और ये हो गया विंध्या, ये होगी विंध्य रेंज, है ना, विंध्याचल हमने पढ़ा था ना, स्कार्पमेंट माउंटेन। तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसकी ये 3 एज हैं, है ना, या फिर 3 कगार हैं जिससे प्रायद्वीपीय पठार की बॉर्डर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक साइड से विंध्य से, ईस्टर्न घाट से और वेस्टर्न घाट से। अब ये जो वेस्टर्न घाट है ना, कभी किस में लगा हुआ था, कभी अफ्रीका में ये जुड़ा हुआ था। ठीक है, जो पहला लेक्चर था हमारा प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, यह प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का पार्ट है ना, गोंडवाना लैंड। अब गोंडवाना लैंड क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि आज से करीब लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर क्या था, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको पेंजिया कहा जाता था, है ना। फिर ये 2 पार्टों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट था हमारा प्रायद्वीपीय भारत, और समय के साथ ये इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से टकराया और फिर हिमालय का निर्माण हुआ। ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, हिमालय वाले लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाई थी, और प्रायद्वीपीय पठार वाले लेक्चर में भी मैंने आपको ये सारी चीजें डिस्कस कराई थी, तो आपको पता होगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट वाला बच्चों, ये क्या था, ये अफ्रीका से किसी समय में जुड़ा हुआ था, तो इसको हम बोलते हैं कगार, स्कार्पमेंट माउंटेन आप बोल सकते हैं, या फिर कगारी क्षेत्र आप बोल सकते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया होगा कि ये इसका निर्माण कैसे हुआ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर यहाँ पर गैप कैसे है? ठीक है, यहाँ पर जो ये गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये मैदानी क्षेत्र है बच्चों, है ना। ये कैसे बना? ये समय के साथ करोड़ों वर्षों में, ठीक है, जब इस पश्चिमी घाट पर पर्वत से नदियां निकली, है ना, तो नदियों के द्वारा यहाँ पर मैदानों का निर्माण कर दिया गया। ठीक है, हमने डिस्कस किया है कि मैदानों का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा जमाए गए अवसादों से होता है। तो इस प्रकार से इस मैदान का निर्माण हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि ताप्ती के मुहाने से लेकर के, ठीक है, यहाँ आप समझ जाना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक इसका हमें विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट, ये लेंथ लिख दी, इसकी एवरेज हाइट बहुत ज्यादा नहीं है बच्चों, इसकी जो एवरेज हाइट है लगभग आप देखेंगे तो 1000 से 1200, ठीक है, 1000 मीटर से 1200 मीटर ही इसकी आपको एवरेज हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, एवरेज हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हाइट वगैरह नहीं पूछेगा। अब यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस कराया था लास्ट लेक्चर में, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं महाराष्ट्र का पठार। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य है, इसको हम क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र का पठार या फिर दक्कन ट्रैप। तो यहाँ पर ही इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई, ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, कालसूबाई, इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट है, 1646 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये जो कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कराया था कि जो ये महाराष्ट्र प्लेट्यू है, महाराष्ट्र का पठार है, या फिर जिसको हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं, तो इसकी भी ये सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तरी वेस्टर्न घाट बोल लीजिए, महाराष्ट्र का पठार बोल लीजिए, या फिर दक्कन ट्रैप बोल लीजिए, इन सभी की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। ठीक है, अब याद रखिएगा, मैं पूरे वेस्टर्न घाट की नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वेस्टर्न घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अभी हम डिस्कस करेंगे, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगी, है ना, 2695 मीटर उसकी हाइट है। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतनी चीजें ही याद रखनी है इसके अंतर्गत। तो ये कुछ हमने बेसिक चीजें डिस्कस की, वेस्टर्न घाट के बारे में, कालसूबाई के बारे में हमने डिस्कस किया, कहां तक इसका विस्तार है, किस प्रकार के माउंटेन का ये एग्जाम्पल है, कैसे वेस्टर्न घाट बना है, कुछ बेसिक बातों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे हम चलते हैं महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र बोल रहा हूं मैं, आगे हम चलते हैं कर्नाटक वाले रीजन में। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे इस प्रकार से, फिर से हमने ये मैप बना लिया है, और यहां पर यदि आप देखेंगे, ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको बना लूं थोड़ा सा इस साइड, ताकि अच्छे से हम यहाँ पर चीजें समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से, ये फिर हमने यहाँ पर वेस्टर्न घाट बना लिया। ठीक है,
अब हम यहाँ पर एक राज्य है, यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर आपको एक राज्य देखने को मिलेगा कर्नाटक, ठीक है। एक अंदाज से मैंने बना दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक कर्नाटक राज्य देखने को मिलेगा और इस प्रकार से आपको यहाँ पर वेस्टर्न घाट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट की कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हिल्स है वो आपको याद रखना है बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ियां या फिर बाबा बूदन हिल्स आपको याद रखना है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखिएगा कि कर्नाटक का जो चिकमंगलूर जिला है, चिकमंगलूर जिला है या फिर डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंतर्गत ये आता है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं। अगला पॉइंट कि जो ये बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं ये कॉफी उत्पादन और प्लस लोहा या फिर आयरन ओर के उत्पादन के लिए जानी जाती है, इस कारण से काफी और ज्यादा फेमस है। दूसरी बात, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मुल्यानगिरी, है ना, मुल्यानगिरी। तो ये बात भी आपको याद रखना है, मुल्यानगिरी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, बाबा बुदन हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक फूल पाया जाता है कुरुंजी, ठीक है, कुरुंजी, कुरुंजी नाम का यहाँ पर एक फूल देखने को मिलता है जो प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बाबा बूदन की पहाड़ियों से संबंधित जो कि वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है। यहां पर आपको इस प्रकार से ये हिल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हिल्स है यहाँ पर कुंद्रेमुख हिल्स, ठीक है, कुंद्रेमुख, तो वो भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कुंद्रेमुख हिल्स, ठीक है। और यहाँ पर कुंद्रेमुख की खदान भी हैं जो कि उच्च गुणवत्ता का लोहा, है ना, उच्च क्वालिटी का या फिर उच्च गुणवत्ता का यहाँ पर आयरन ओर देखने को मिलता है। लौह खनिज, लौह संसाधन देखने को यहाँ पर हमें मिलते हैं और इस लोहे को कहाँ, जापान को निर्यात किया जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा न्यू मंगलोर, ठीक है, न्यू मंगलोर पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, एक मिनट, यहां पर आपको एक न्यू मंगलोर पोर्ट देखने को मिलेगा। कौन सा, न्यू मंगलोर, कहां पर, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। और यहां से ही जापान को लोहा या फिर आयरन ओर निर्यात किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चिकमंगलूर जिले के अंतर्गत ही ये आता है, आपको याद रखना, ठीक है। तो कर्नाटक में कुंद्रेमुख, दो चीजें मैंने आपको बताई, और बाबा बूदन हिल्स, ठीक है। यहां पर ही आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां भी देखने को मिलेंगी, यहां से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। एग्जाम में क्वेश्चन आया ब्रह्मगिरी हिल्स कहां पर है, तो कहां है, कर्नाटक में ही है, वेस्टर्न घाट में। यहां से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है, कर्नाटक से ही कावेरी नदी का ओरिजिन होता है। यदि मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो यहां पर भी आप देखेंगे दो प्रमुख नदियां निकलती हैं। यहां से आप देखेंगे त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी निकलेगी और यहाँ महाबलेश्वर से आपको कृष्णा नदी निकलती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती हैं, ठीक है। एक त्र्यंबकेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती है गोदावरी, और महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी, और दोनों आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दक्षिण भारत में, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें चलना है दक्षिण भारत में, और इस वाले पॉइंट में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है ये, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यहाँ पर ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट ऐसा कटा कटा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैक्सिमम जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय पठार की वो इस ओर प्रवाहित होती हैं इस प्रकार से, और इन नदियों ने समय के साथ पूर्वी घाट को का अपक्षयपर्दन किया है, इसको काट दिया है, इस कारण से इस प्रकार से अलग अलग रेंजेस में दिखाई देता है, कटा हुआ दिखाई देता है। इसको हम बाद में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक पर्वत आपको देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं नीलगिरी। क्या बोलते हैं, नीलगिरी, बात समझ में आ गई, नीलगिरी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही मिल जाएगा कि किन किन राज्यों में ये देखने को मिलता है। तो जो नीलगिरी है इसका विस्तार हमें केरल, ठीक है, प्लस कर्नाटक और प्लस तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में देखने को मिलता है। किसका, नीलगिरी का विस्तार, ठीक है। यहां पर केरल राज्य है, आपको पता है, ठीक है, यहां पर तमिलनाडु राज्य है और यहां पर कर्नाटक राज्य है। तो इस प्रकार से बीच में आपको
कौन सा पर्वत देखने को मिलता है? नीलगिरी माउंटेन देखने को मिलता है। अब याद रखिएगा, जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत आकर के आपस में मिलते हैं, ये देखिए, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है, और ये पूर्वी घाट पर्वत, तो ये दोनों आकर के जहां मिलते हैं वहां पर ही दोनों के मिलन स्थल पर आपको नीलगिरी देखने को मिलता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है ना बच्चों, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट भी काफी महत्वपूर्ण है, 2636 मीटर इसकी हाइट है या फिर ऊंचाई है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्या? डोडा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी माउंटेन जो है तीनों राज्यों में हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा ये नीलगिरी जो है ये भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्या बोल रहा हूं मैं, जो नीलगिरी पर्वत है ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1985-86 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, ठीक है। सारे पॉइंट याद रखिएगा और एक काम करेंगे, हम नीलगिरी पर एक सेपरेट लेक्चर ले आएंगे, क्योंकि इससे खासतौर पर जो सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम है, ऐसे एग्जामों में काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, नीलगिरी के बच्चों यदि आप दक्षिण में देखेंगे तो एक और आपको देखने को मिलेगी अनाईमुडी गांठ, है ना। अनाईमुडी गांठ या फिर अन्नामलाई की पहाड़ियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कौन सी पहाड़ियां? अन्नामलाई की पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अनाईमुडी गांठ बोल लीजिए कि यहाँ पर आपको एक अनाईमुडी गांठ देखने को मिलेगी। कौन सी? अनाईमुडी गांठ देखने को मिलेगी, ठीक है। अब जो अनाईमुडी की गांठ है ना बच्चों, यहां पर आपको तीन पहाड़ियां, मान लीजिए अनाईमुडी गांठ है, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से आपको पालनी की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहां पर आपको इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। कौन सी? इलायची, एक मिनट, यहां पर आपको इलायची या फिर कार्डेमम, कार्डेमम हिल्स देखने को मिलेंगी। कहां पर? इसके दक्षिण में आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो आपको एक और हिल्स देखने को मिलेंगी, अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो अनाईमुडी गांठ है, यहाँ पर तीन पहाड़ियां आकर के मिलती है, पालनी की पहाड़ियां, इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां और अन्नामलाई की पहाड़ियां, ठीक है। अब ये गांठ क्यों बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनाईमुडी गांठ। आपको याद आ रहा होगा, जब हम हिमालय को स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था, एक पामीर नोट हमने पढ़ी थी। पामीर नोट जो भारत का ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमने एक पामीर नोट पढ़ी थी और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन आकर के मिलते हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय देखेंगे, काराकोरम रेंज देखेंगे, है ना, हिंदू कुश देखेंगे, त्यान शियान देखेंगे, कुनलुन देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आकर के एक जगह मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नोट। उसी प्रकार से अनाईमुडी गांठ, अनाईमुडी नोट में पालने की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर पामीर नोट है, आपको याद रखना है, ये सारी पहाड़ियां आकर के यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। अब एक बात समझिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कि पालने की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। यहाँ पेन का कलर मैं चेंज कर दूं, ये पालने की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में है। इलायची कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु और प्लस केरल राज्य में है, ठीक है। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ हैं? तो तमिलनाडु प्लस केरल राज्य में है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सी पहाड़ियां किस राज्य में, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट, जो अन्नामलाई की पहाड़ियां है, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी है, ठीक है। क्या है? अनाईमुडी, ये भी ध्यान से रखिएगा याद, अनाईमुडी 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहां पर आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अनाईमुडी, यहां पर, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगी अनाईमुडी, ठीक है। कहां पर है? तो अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है, 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात समझ में आ रही है? 2695 मीटर अनाईमुडी, ये प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ में आई?
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछ ले तो डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, 2636 मीटर इसकी ऊंचाई। इसकी कितनी थी? 2695 है। ठीक है, तो इसका नाम भी याद रखना। इसके पहले उत्तरी जो नदर्न वेस्टर्न घाट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई 1646 मीटर, ये हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ जो प्रमुख माउंटेन पीक्स हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। एक पॉइंट, जो नीलगिरी माउंटेन है ना बच्चों, यहां पर आपको एक हिल स्टेशन देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ऊटी हिल स्टेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऊटी हिल स्टेशन, या फिर ऊट कमंडलम हिल स्टेशन इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं वहां पर बहुत सारे हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, नीलगिरी में ऊटी हिल स्टेशन देखने को मिलता है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है ना, तमिलनाडु राज्य में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं यहां पर आपको कोडाई कनाल कोडाई कनाल हिल स्टेशन देखने को मिलेगा। अन्नामलाई पहाड़ियों पर आपको कोडाई कनाल हिल स्टेशन भी देखने को मिलेगा, तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो जितने पॉइंट्स ये मैंने आपको डिस्कस कराए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से इनको आपको नोट डाउन करना है, इनकी मैपिंग आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पता होना चाहिए कौन किसके दक्षिण में है। यहां पर आपको नीलगिरी देखने को मिलेगा, इसके दक्षिण में आपको अन्नामलाई की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, है ना, अनाईमुडी घाट देखने को मिलेंगी, यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, इलायची कार्डेमम की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको पालने की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अब जो मैंने पालने की पहाड़ियां बताई है ना, इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा। पालनी की जो पहाड़ियां मैंने बताई, ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसी के वृष्टि छाया क्षेत्र में, है ना, इसके वृष्टि छाया क्षेत्र में आपको तमिलनाडु राज्य देखने को मिलता है। यही रीजन है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में हिट करता है या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, तो उस टाइम तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती, क्योंकि वो किसके बोलते हैं ना कि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में, तो इन्हीं पालने की पहाड़ियों के वृष्टि छाया क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य आता है। इस कारण से जब भारत में मानसून एंटर करता है तो यहाँ पर वर्षा हमें देखने को नहीं मिलती या फिर कम देखने को मिलती है। ये बात आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई चीजें, है ना। अब अगली महत्वपूर्ण पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है, ये पॉइंट आप एक नोट डाउन कर लेना। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, ये ठीक है, ये हो गया हमारा वेस्टर्न घाट पर्वत। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न घाट पर्वत। अब यहां पर जरा आप समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, एक तो थाल घाट, एक थाल घाट और एक भोर घाट। थाल घाट और भोर घाट, ये दो दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे? तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये घाट क्या है, दर्रे क्या है? तो पर्वतीय क्षेत्र में, अब जैसे मान लीजिए वेस्टर्न घाट है ना, मान लीजिए एक शहर यहां पर है, एक शहर यहां है और एक शहर यहां है। ठीक है, अब यहां से इनको कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है, अभी तो पर्वत है, तो पर्वतीय क्षेत्र में एक प्राकृतिक मार्ग होता है ना, उस पर्वतीय क्षेत्र को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, तो उसको ही हम दर्रा बोलते हैं, घाट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ दर्रे हैं, चार प्रमुख दर्रे हैं पश्चिमी घाट में, जिसमें से एक है थाल घाट और एक है भूर घाट। ये काफी महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये मुंबई है, ठीक है, एम लिख रहा हूं मैं। यहां पर आप देखेंगे नासिक है और यहां पर आपको पुणे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो थाल घाट दर्रा है ना बच्चों, ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? ये यहां लिख रहा हूं मैं, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। जो भोर घाट दर्रा है किसको जोड़ता है? तो ये मुंबई और पुणे को आपस में जोड़ता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मुंबई हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पर नासिक हो गया ऊपर। ठीक है, तो नासिक और मुंबई को कौन जोड़ेगा? थाल घाट। और नीचे वाला है भोर घाट, तो मुंबई और पुणे को जोड़ेगा भोर घाट। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए आसपास कोई और सिटी होगी, आप मैप में देखना, तो उनको भी ये दर्रे आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला है जो, वो है पालघाट दर्रा। पालघाट, पालघाट दर्रा आपको दक्षिण में देखने को मिलेगा, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता हुआ ये दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक तो पलक्कड़ को जोड़ता है ना, पलक्कड़ जो कि केरल के अंतर्गत आता है। ठीक है, और एक कोयम्बटूर, कोयम्बटूर
ये तमिलनाडु राज्य में हमें देखने को मिलता है। तो इन दोनों को ये आपस में जोड़ता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो ये पालघाट गैप है ना बच्चों, ये कहाँ देखने को मिलेगा? नीलगिरी, यहां पर बीच में देखने को मिलता है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में, मतलब नीलगिरी के दक्षिण में और अन्नामलाई के उत्तर में ये पालघाट गैप देखने को मिलता है, जो कि केरल और तमिलनाडु को में पलक्कड़ और कोयम्बटूर को आपस में कनेक्ट करता है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है, आपको याद रखना है, क्योंकि इससे लेकर के रेल यातायात होता है, सड़क यातायात होता है। एक भरत पूजा नदी है, वो भी इसी दर्रे से होकर के प्रवाहित होती है ना। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर के गिरती है। तो ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक और है सिनकोट, एक है सिनकोट, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपको केरल और तमिलनाडु को जोड़ता हुआ दिखाई देता है, आपको याद रखना है ना। तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम और मदुरई, और मदुरई को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम और मदुरई को आपस में कनेक्ट करता है, तो ये बात भी आपको याद रखना। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तो केरल में है, और ये कहाँ है? तो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये चार दर्रे भी आप याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। तो ये वेस्टर्न घाट के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको डिस्कस करा दी हैं। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, ध्यान से सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत का विस्तार किन राज्यों में देखने को मिलता है? तो कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जबकि आंध्र प्रदेश में देखने को नहीं मिलता। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के मिलन स्थल पर देखने को मिलता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सदर्न इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? तो बताया था मैंने, अनाईमुडी जो है 2695 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि डोडा बेट्टा 2636 मीटर के साथ सेकेंड हाईएस्ट पीक है दक्षिण भारत की। धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पर्वत पर स्थित है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी आपको ईस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगला है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये कौन सा है? तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत आपको नीलगिरी देखने को मिलेगा। ये 1985-86 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना था, भारत का प्रथम। इस कारण से ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर लंबा है, भारत की दूसरी सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। कार्डेमम की पहाड़ियां कहाँ देखने को मिलती है? तो इलायची और कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं, ये आपको केरल और तमिलनाडु, ठीक है, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु केरल राज्य में देखने को मिलेंगी, ठीक है। इलायची कार्डेमम की और अन्नामलाई की पहाड़ियां केरल तमिलनाडु में, पालने की पहाड़ियां तमिलनाडु में, नीलगिरी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कौन सी हिल्स कहाँ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्कस करा दी। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर इस टॉपिक से, ठीक है। आई थिंक लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जो आज मैंने ये फॉर्मेट अपनाया है मैपिंग के थ्रू पढ़ाना, तो ये थोड़ा सा बताइएगा कैसा लग रहा है ना। इसी को कंटिन्यू करें या फिर और कोई तरीका अपनाएं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगता है तो आप कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।